सो जुपिटर सीरीज का देयर इज अनदर वीडियो एडिंग अप हियर, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं लिब्रंस के बारे में। 1 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, जो कि शुक्र यानी कि वीनस की राशि है। यहाँ से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे जुपिटर के, और जो रहेंगे 2025 फरवरी तक। अब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस बार ये जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा। सो देयर इज़ अ सीरीज गोइंग ऑन। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो टू द अर्लियर वीडियोस और वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अभी तक वर्गोस तक हमने बात की है। नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर लिब्रंस यानी कि तुला राशि। अब देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स की मैं बात कर रही थी कि जुपिटर किस किस तरह से गोचर कर रहे हैं 2024 में मुख्यतः, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2024 में 3 फरवरी को नक्षत्र बदला है। नक्षत्र बदला है 16 फरवरी तक, जो कि शुक्र का नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति चले गए। उसके बाद 1 मई को जुपिटर ने ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में यानी कि वृषभ राशि। उसके बाद 3 मई को ठीक 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे इसी राशि में, और फिर से उदय होंगे 3 जून ठीक 1 महीने बाद। उसके बाद 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे इसी राशि में, वृषभ राशि में ही, और उसके बाद फिर से डायरेक्ट होंगे 2025 फरवरी में। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो चलने वाले हैं 2024-2025 तक। अब लिब्रंस के लिए ये जो गोचर है ये कैसा रहेगा? सबसे पहली बात, क्योंकि जब शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति आते हैं और वो भी आपके लिए अष्टम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, 8th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत कुछ अच्छा की उम्मीद यहाँ पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो लिब्रंस के लिए 3rd और 6th के लॉर्ड होकर के देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से इस अवधि के अंदर आप देखेंगे पैसे की तंगी इनिशियल फेज में आपके लिए बिल्कुल आपको दिखाई देगी, और ख़ास तौर पे जब अस्त हो जाएंगे, उसके बाद जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो ये कुछ टाइमिंग्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि अचानक से कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, या फिर आपने अगर ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है तो उसे उतार पाना या चुका पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए, अगर मैं कामकाज के लिहाज से देखूं, क्योंकि जुपिटर जो है आपकी जॉब को, आपके मनी प्रॉस्पेक्ट्स को, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर 8th हाउस में आकर के काफ़ी हद तक नए कामों की शुरुआत करने में डिफ़िकल्टी लेकर के आएंगे, एक बड़ा चैलेंज लेकर के आएंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर कोई नया काम शुरू करना या नए काम को के लिए इन्वेस्ट करना या एक्सपेंशंस करना, ऑलरेडी चलते हुए काम में, बिजनेस में एक्सपैंड करना उसको, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस अवधि के अंदर पार्टनरशिप्स को लेकर के देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं पे अगर अपने नाम से नहीं तो दूसरे के नाम से आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअली कहीं ना कहीं पे स्टार्टअप करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरी बात, अब 8th हाउस में ट्रैवल जब कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं से कर्जा लिया हुआ है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसे उतार पाना इस अवधि में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पैसे को इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस अवधि के अंदर शेयर मार्केट से लाभ थोड़ा कम होगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान से लाभ थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी इफ़ यू आर ट्रांजैक्टिंग समथिंग, आप किसी तरह का कोई बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो उस अवधि में थोड़ा कॉशियस रहेगा। पहली बात तो बिना सोचे समझे, बिना किसी के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कोई भी मनी ट्रांजैक्शंस नहीं कीजिएगा। बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े उस पर सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इस अवधि के अंदर आप अगर कहीं नौकरी के लिए कोई किसी तरह का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके ही आगे बढ़िएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस के अंदर हो सकता है कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। कोई नए लोन की अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करना, या मुझे कहीं से नया लोन लेना है, कहीं से नया कर्जा लेना है, कुछ कर्जा लेकर के काम शुरू करना है, तो पहली बात तो उस काम में ही आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और दूसरी बात हो सकता है लोन मिलने में भी दिक्कतें काफ़ी सारी आ सकती हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां बनती हैं 8th हाउस में जुपिटर के ट्रैवल करने से, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो गुप्त विद्याओं का भी होता है। तो इस अवधि के अंदर आपकी रुचि जो है वो गुप्त विद्याओं में उठ सकती है। इस अवधि के अंदर आप ऑकल्ट सीख सकते हैं, आप ज्योतिष में रुचि रख सकते हैं, आप अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप रुचि रख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने में रुचि रख सकते हैं। इस अवधि के अंदर
कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ जो लोग मेडिकल या रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके के शोध से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज जुपिटर 8th हाउस में रिसर्च से आपको जोड़ता है और रिसर्च में कोई बड़ा उपलब्धि, कोई बड़ा नाम आपको देता है। तो इस अवधि के अंदर मेडिकली अगर आप कहीं पे जुड़े हुए हैं या फिर आप रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए एक एक्सेल करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। दूसरी बात, अब 8th हाउस में बैठ करके पहली दृष्टि तो आपके द्वादश भाव पर देंगे। 12th हाउस पर जब दृष्टि देंगे तो जाहिर सी बात है खर्चों को बढ़ा देंगे। इस अवधि के अंदर अचानक से खर्चे जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं जो कि आपने सडन प्लान की हैं। इस अवधि के अंदर ट्रैवल के ऊपर खर्चा हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस ट्रैवल भी हम यहाँ से देखते हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि भाई आपने कुछ चीज़ें ऐसी प्लान की हुई थी अपने दिमाग में, तो वहाँ पर डिले होंगे और वो स्ट्रेचअप होने की वजह से खर्चा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी लूप होल्स हो सकती हैं। मान लीजिए आपने कोई काम प्लान किया है, वो स्ट्रेच हो रहा है, तो वहाँ से खर्चा जो है वो नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं पे ये वाली जो इश्यूज़ हैं, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, उसको पहले से ही आप दिमाग में सेटअप करके चलेंगे दैट इसके लिए मुझे ये ऑल्टरनेट सोचना है, तो वो आपके लिए ईजी गोइंग हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ से बैठ करके 8th हाउस से बैठ करके दूसरी दृष्टि देंगे आपके द्वितीय भाव पर 2nd हाउस से। यहाँ से हम आपके लिए धन भाव भी है और साथ ही में यहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इस अवधि के अंदर आप कोशिश कीजिएगा आँखों के इन्फेक्शन से बचिएगा। इस अवधि में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप खान पीन में बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, या फिर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यू मे प्रोन टू डायबिटीज़ या फिर इस तरह के जो लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं, ये बहुत जल्द आप इन सब चीज़ों से घिर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप सावधानी बरतें या बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ से क्योंकि हम धन संचय भी देखते हैं, तो इस अवधि के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे 3rd जून के बाद, तो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नई नई चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट्स होते हुए नजर आते हैं। सो लगभग 3rd मई से 3rd जून तक थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन हाँ उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल नजर आती है। देन उसके बाद 9 अक्टूबर के बाद आपको केयरफुल रहना है, उस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, बट इन द मिड आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आपके इस अवधि के अंदर भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो आपके काम अधूरे थे, जो पेंडिंग वर्क्स थे, वो पूरे हो सकते हैं। सो इस अवधि में जो बीच का समय रहेगा लगभग जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम पीरियड, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ से एक दृष्टि आपके 4th भाव पर भी पड़ रही है। 4th भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो आपके लिए मदर हाउस भी होता है और सुख का भाव भी माना जाता है, तो आप एसेट्स जो हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इस अवधि में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनेंगी। इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, इस अवधि में किसी की शादी विवाह का समारोह हो सकता है, घर परिवार में कोई बड़ी खुशी आ सकती है, फैमिली बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। तो आप ओवरऑल अगर बात करी जाए तो फैमिली वाइज आप इस अवधि में ग्रो करेंगे। खासतौर पर इस अवधि में मैटरनल एक ब्लेसिंग जो है वो आपको मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं वहाँ से प्रॉफिट्स आ सकते हैं, या वहाँ से अगर कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ है अचानक से वो मिल सकता है। सो सडन ग्रोथ या सडन जो मनी का सोर्स है वो बनता हुआ नजर आता है। मदर की हेल्थ जो है इस अवधि में थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और जब रेट्रोग्रेड होंगे तो उस अवधि में अपनी फादर की हेल्थ का, या फिर आपके जो गुरु हैं या आपके जो फादर फिगर हैं घर में, उनका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। उनके साथ रिलेशंस का भी ध्यान रखिएगा, या फिर आपके सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस किस तरह से हैं या किस तरह से हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस जो होता है वो शत्रु का भी होता है, वो कर्ज का भी होता है और
कहीं ना कहीं पे रोग का भी होता है। तो इसीलिए इस अवधि के अंदर, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में ट्रैवल करेंगे, तो एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके की इंजरी से बचेगा और कर्ज से बचेगा। बिकॉज इस अवधि के अंदर एक बहुत मेजर इशू यही नज़र आता है कि कर्ज ज़्यादा बढ़ सकता है या कर्ज उतारने में दिक्कतें नज़र आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर किसी की लग्न कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति गोचर में अस्त हो जाएंगे या गोचर में वक्री हो जाएंगे तो उस अवधि में आपको उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली दिखाई देगा। क्योंकि गोचर में अष्टम में ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो जो जो चीज़ें, जो जो सावधानियां आपको बरतने के लिए कहा है वो ज़रूर बरतेगा। सेकेंडली, किसी भी गौशाला में जाकर के रेगुलरली आप लोग डोनेशन ज़रूर करें, या रेगुलरली आप सतनज़ा यानी कि 7 तरह के अनाज का आप दान ज़रूर करें, अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। गुड़ का आप दान ज़रूर करें और गुड़ आप ज़रूर खिलाएं गाय को, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस दौरान आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज के बारे में, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।